हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआर शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की, जिसके सभी क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन को, जो कि है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें ये संख्याएं दे रखी हैं 140, 156, 3825 या 5005 और 7429, हमें इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हमें अभाज्य गुणनखंड की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो कि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हों सिवाय अपने आप के और एक के, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से कटेंगी और जो सम से कटेंगी। यानी मैं लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं जो एक और सम से कटती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और सम से कटती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो कि या तो एक से कटेंगी या फिर संख्या खुद अपने आप से ही कटेगी, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल। जैसे हमने संख्या लिया 2, यहाँ पर 2 जो है, एक तो एक से डिवाइड होता है और दूसरा 2 से। तो यहाँ पर 2 जो है केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड होता है, एक सम से और एक से। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या है, और 2 जो होता है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। अब इसी प्रकार से 3 भी जो है एक से कटता है और सम से कटता है, और कोई अन्य संख्या इसको डिवाइड नहीं करती है। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास 5 आता है, तो 5 जो है यहाँ पर एक से कटता है और सम से कटता है। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये भी अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक से कटता है, 2 से, और ये अन्य संख्या 3 से भी कट जाता है, और एक और संख्या ये 6 से भी जो है कट जाता है। यानी यहाँ पर ये जो 6 है ये सम के और एक के अतिरिक्त अन्य 2 संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो अभाज्य संख्या आई है समझ में आ चुकी होंगी। ऐसी संख्याएं जो कि या तो सम से कटेंगी और या फिर एक से डिविजिबल होंगी, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं इसी प्रकार ये जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से ये जो है अभाज्य संख्याएं चलती रहती हैं। तो हमें इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने हैं, यानी और उनके गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को प्रदर्शित करना है या लिखना है। तो चलिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है 140, वो है 140, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम 140 को जो है जब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर हमको देना होगा भाग, और भाग देंगे हम उस संख्या से जिससे ये कट रहा हो। किसी भी संख्या से छोटी संख्या देखनी है हमको, कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इसको काट रही हो क्या है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या है 2, तो 2 से हम इसको भाग देंगे तो ये होगा 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे ही। फिर से जो है हम इसको डिवाइड देंगे 2 से, तो ये जाएगा 35 बार, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर जो ये 35 है ये डिवाइड हो रहा है 5 से, क्योंकि 5 के अतिरिक्त कोई भी ऐसी अन्य छोटी संख्या नहीं है जो इसको काट रही हो। 5 के बाद 7 है, लेकिन 7 जो है 5 से बड़ा है, तो सबसे जो छोटी संख्या है वो 5 है, तो 5 से हम इसको भाग देंगे, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर 7 आया, और 7 जो है केवल 7 से ही जो है विभाजित होगा, और 7 ही कम 7। तो ये जो है हमारे पास जो संख्या हैं ये सभी अभाज्य हैं, और इन्हीं के गुणनखंड करने हैं हमको, और इन्हीं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम इनको जो है लिख देते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास इन संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हुआ 140
बराबर 2 × 2 × 5 × 7। ये अभाज्य गुणनखंड जो थे हमारे, उनके गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। अब हम इसको दूसरे रूप में भी जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया तो 2 की घात हो जाएगी 2 × 5 ऐसे ही, और × 7 ऐसे ही। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। हमने 140 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो है 156। तो यहाँ पर 156 को हमको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए यहाँ पर हम 156 को देखते हैं कि ये किस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से डिविजिबल है। तो यहाँ पर ये जो डिविजिबल है ये है 2 से। तो यहाँ से 2 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 बचेगा और इधर हो जाएगा 16। अब 2 से हम 16 में भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। अब इस 78 को फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 7 है, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा 18 हो जाएगा, और 2 निम 18। अब यहाँ पर ये जो संख्या है 39, ये हमारा 3 से कट रही है। तो यहाँ पर 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 × 3 और 3 तिया 9। अब ये जो 13 है, 13 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 13 को काट दे, 13 स्वयं से ही कटेगा। तो यहाँ पर 13 से हम भाग देंगे 13 को तो ये 13 × 13। तो यहाँ पर जो 156 था, इसके जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए वो होंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पर 2 2 बार आया तो 2 की घात 2 × 3 × 13। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो 156 था इसके अभाज्य गुणनखंड जो है अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अब हम देखने वाले हैं 3825 को या 3825 के गुणनखंड को। तो चलिए हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 3825। अब इस 3825 के जो है हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से 3825 को हम लिख लेते हैं, और यहाँ से जो ये डिवाइड होगा छोटी से छोटी संख्या से, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। यहाँ पर ये 3 से जो है छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से ये कट सकता है। तो ऐसी संख्या क्या है 3। तो 3 × 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पर हमारे पास बचा 2 और हो गया 22। 22 को जब हम 3 से काटेंगे तो ये होगा 3 सत्ते 21। 21 मतलब यहाँ 22 हो गया था, अब हमारे पास आया 21 और यहाँ से बचा 1। अब इधर को दाई लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब 15 को जब हम 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा पूरा पूरा 5 बार। अब यहाँ पर 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15। यहाँ पर ये जो मैं इन डिजिटों को ऐड कर रहा हूँ या इन जो अंक हैं इनको जोड़ रहा हूँ, उसका मतलब है कि अगर किसी भी संख्या का योग, इन सब अंकों का अगर योग यानी जोड़ 3 से कटता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास बना 5 और 2 7 8 15 3 18। तो यहाँ पर अगर इनका योग 18 बना, 18 अगर 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखा हमने 5 7 12 और 2 14 और 1 15, ये भी इन संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 15 बन रहा है, और 15 3 से जो है भाग हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ये विभाज्यता का नियम है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 चौक 12 3 दूनी 6। यहाँ से हमारे पास बचेगा 1, तो इसको ये हो गया 15। अब 15 को हम काटेंगे तो 3 पंजे 15। अब हमारे पास संख्या आई 5 और 2 7 और 4 11। 11 जो है प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये लास्ट में 5 आया है। अगर यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आता है तो वो संख्या 5 से जो है डिवाइड हो जाती है। तो हम 5 से काटेंगे तो 5 से 4 में भाग नहीं जाएगा, तो 2 संख्याओं में भाग देंगे। तो जब 2 संख्याओं में भाग देंगे तो यहाँ पर 42 है और 42 को काटेंगे 5 अट्ठे 40। यहाँ से हमारे पास 42 था, 42 में से 2 बचा तो ये हो गया 25 और 5 पंजे 25। अब फिर जो ये 5 से डिवाइड होगा 5 ही कम 5, और यहाँ पर हमारे पास बचा 3 हो गया 35 5 सत्ते 35। अब 17 को जो है 17 से ही जो है काटा जा सकता है, तो यहाँ पर 17 कम 17। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए तो हम लिखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंडों को 3825 या फिर 3825 के जो गुणनखंड आए वो हमारे पास आए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो यहाँ पर 3 जो है 2 बार आया है, तो यहाँ पर 3 की घात हो जाएगी 2, और यहाँ पर 5 जो है 2 बार आया है तो यहाँ पर 5 की घात हो जाएगी 2 और × 17। तो हमने 3 संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड थे उनको जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हमारे पास बचा है 5005 और
7429। तो चलिए आप जो है इसको नोट कर लीजिए। मैं जो है आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करा देता हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हल करें या 5 करें हल। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को ही करा देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 को जो है होमवर्क के रूप में घर से स्वयं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5005। तो 5005 को जो है हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से देंगे भाग, 5 एकम 5 और ये 0 ऐसे ही, 0 ऐसे ही, तो 5 एकम 5। अब ये जो संख्या है हमारे पास 1001, ये डिवाइड होगा 7 से। तो 7 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये होगा 7 एकम 7। यहाँ 10 था, अब इधर से जो है हमने 10 को जो है एक बार भाग दिया तो यहाँ से 3 बचा और ये हो गया 30। अब 30 में जो है 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। अब यहाँ से जो 30 था, 30 में से हमारे पास 28, 28 में से 2 यानी 30 थे, 30 में से 28 निकालेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 21 और 7 या 21। अब ये जो हमारे पास आया संख्या हमें प्राप्त हुई 143 और 143 को जब हम भाग देंगे तो ये 11 से जो है भाग हो जाएगा, 11 एकम 11। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 33 और 11 से 33 को जब भाग देंगे तो 3 बार 11 या 33। अब हमारे पास संख्या आई 13 और 13 जो है स्वयं से ही कटेगा तो 13 एकम 13। तो जो हमारे पास संख्या थी 5005, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार ये जो अभाज्य गुणनखंड थे हमने 5005 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है इसको व्यक्त कर दिया है। आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को स्वयं घर से करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है नोट कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि पूर्णांकों के युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो 26 और 91 है हमें इनको सिद्ध करना है कि जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो हमने जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ निकाला था। अब हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं एक साथ, 26 और 91। अब हम इनको जो है अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे ये कट रही हों, दोनों संख्याएं जिससे ये भाग हो रही हों। तो ऐसी संख्या है यहाँ पर 26 है और ये 91 है। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं जो हैं 13 से पूरी तरह डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर जिस भी संख्या से, अब ये जो दोनों संख्याएं ये ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्या को काट सके। तो जिस भी संख्या से, जिस भी बड़ी से बड़ी संख्या से, यानी हाईएस्ट नंबर्स, यानी जिस भी बड़ी संख्या से दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित होंगी वही हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि में एचसीएफ। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो हमको प्राप्त हुआ 13। यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ? 13, क्योंकि दोनों संख्याएं 13 से जो है भाग हो रही हैं। अब एलसीएम की बात करें तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम प्राप्त होगा। जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ हम लिख लेते हैं 13 इंटू जो हमारे पास संख्याएं बचती हैं उनको भी जो है गुणा में लिख लेते हैं और हमको एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो हम इनकी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और गुणा 7। 26 की गुणा जब हम 7 से करेंगे तो हमको एलसीएम जो है प्राप्त होगा 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 हमारे पास हो जाएगा 18। यानी 26 और 91 का जो एलसीएम होगा वो होगा 182। तो एचसीएफ क्या होता है? जिससे जो भी बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्या को पूरी तरह काट देगी वही हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होता है? जो हमारे पास
HCF आता है और जो संख्याएं हमारे पास शेष बचती हैं उनका गुणनफल हम LCM जो है प्राप्त हो जाता है। यदि हम जो HCF प्राप्त हुआ और जो संख्या हमारे पास शेष बची उनको हम गुणा कर दें आपस में तो हमें LCM मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास HCF है वो 13 है और LCM है 182। हमारे पास जो संख्या है 26 और 91। तो हमारे पास एक सूत्र होता है या फिर एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यानी जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है। अब हमको इसी फॉर्मूले को जो है सिद्ध करना है कि क्या ये वास्तव में सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं हमारे पास हैं 26 और इनका गुणनफल करेंगे 91। हमने दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है हमारे पास दोनों संख्याएं हैं 26 और 91। यहाँ पर हम दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 26 गुणा 91 और हमारे पास जो HCF आया वो है 13 इंटू LCM हमारे पास प्राप्त हुआ 182। अब LCM और HCF का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं, यही हमको सिद्ध करना था। तो चलिए देखते हैं गुणा करके। यहाँ 26 से 91 को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 26 से 91 को। तो 6 कम 6, 6 नी 54 और 2 कम 2 और 2 नी 18। यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा 2366। हमने 26 और 91 की गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 2366। अब 13 की गुणा हम 182 से करेंगे तो देखते हैं कितना प्राप्त होता है। 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल के तो 106 और हासिल लगेंगे हमारे पास 10 और 13 कम 13 और 10 हासिल के कितना हो जाएगा 23। तो हमारे पास जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो LCM और HCF के बराबर आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए मैंने जो है आपको एक क्वेश्चन जो है सोल्व करा दिया है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को और तीसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। यानी 510 और 92 का हमें HCF और LCM निकालना है और उसको जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है वो LCM और HCF के बराबर होता है। इस प्रकार से हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, जो संख्याएं दे रखी हैं वो है हमारे पास 510 और 92। तो चलिए यहाँ पर 510 और 92 को जो है हम एक साथ लिख लेते हैं 510, 92। अब यहाँ पर हम इनको जो है 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो 510 और 92 है ये 2 से डिवाइड है। तो यहाँ से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 है, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11 और 11 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10। अब यहाँ से 11 था, 11 में से फिर 1 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 को जो है हम फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10। अब ये जो 92 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8 और यहाँ से हमारे पास बचा 1 और हो जाएगा 12, 2 छक्का 12। अब जो हमारे पास संख्या बची हैं वो है 255 और 46। अब 255 और जो 46 है हमारे पास ऐसी संख्या हैं जिनको कोई भी संख्या जो है डिवाइड नहीं कर सकती। तो इसलिए जो हमारा HCF होगा यहाँ पर जो 510 और 92 था केवल 2 से ही जो है पूरी तरह विभाजित हुआ है और यहाँ पर अब जो 255 और 46 प्राप्त हुआ है अब इन दोनों को कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर रही है। तो इसलिए जो हमारे पास HCF प्राप्त होगा वो होगा 2। अब हम निकालेंगे इनका LCM। तो LCM के लिए हमारे पास जो HCF आता है, जो भी हमारे पास HCF आता है, अभी हमने आपको बताया कि HCF और जो हमारे पास ये संख्याएं नीचे बचती हैं इन सब का गुणनफल ही हमारा LCM होता है। तो हमारे पास HCF आया 2 गुणा जो हमारे पास नीचे संख्याएं बची, जो HCF होता है उसके बाद में जो संख्याएं नीचे बचती हैं
उन सब के गुणनफल को ही हम एलसीएम कहते हैं। तो चलिए इनकी गुणा कर लेते हैं। जब हम 2 की गुणा 255 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11 का 1 हासिल लगेगा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, 510 और 510 की गुणा जब हम 46 से करेंगे तो यहाँ पर जो है मैं गुणा कर मैं डायरेक्ट ही जो है लिख देता हूँ। यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, जब हम 510 और 46 की गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 23,460, जो कि 510 और 92 का एलसीएम है। अब हमने जो एचसीएफ प्राप्त किया और जो एलसीएम प्राप्त किया, अब इस एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल को हमें दोनों संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हमने अभी सूत्र देखा था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं, ये हमको दर्शाना है। तो दोनों संख्याएं हमारे पास हैं 510 गुणा हमारे पास दूसरी संख्या है 92। एचसीएफ हमको प्राप्त हुआ 2 और एलसीएम हमको प्राप्त हुआ 23,460। अब हम 510 की गुणा जब हम 92 से करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 510 की गुणा जब हम 92 से करेंगे तो 2 0 0 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10 इंटू 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब यहाँ हमको इसको ऐड करेंगे 0 2 9 6 4, 46,920। जब हम 510 की गुणा 92 से करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 46,920। और जब यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 की गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 और 2 छक्का 12 का 2 हासिल लगेगा 1 और 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो हमने देखा कि यहाँ पर 46,920 है और इधर भी 46,920 है। तो दोनों साइडें जो है हमारी बराबर आई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए हमने जो है 2 क्वेश्चनों को जो है आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो है सोल्व कराया है। अब आप जो ये तीसरा क्वेश्चन है इसको जो है स्वयं करेंगे और ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को भी जो है नोट कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो हमको संख्याएं दे रखी हैं, ये जो पूर्णांक दे रखे हैं, इन पूर्णांकों का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? अभी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर उसके बाद हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम निकाला था और हमने सिद्ध किया था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो उसी अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से अब हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्याएं होती हैं उनको एक साथ जो है लिख लेते हैं, 12, 15 और 21। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सभी संख्याएं हैं ये किस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही हैं या भाग हो रही हैं। तो यहाँ पर ये तीनों संख्याएं जो हैं 3 से जो है भाग हो रही हैं, क्योंकि 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये 3 से भाग हो रही हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। अब ये जो तीनों संख्या हमारे पास प्राप्त हुई हैं, ये ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। तो इसलिए जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो केवल यहाँ पर ये तीनों संख्याएं 3 से ही विभाजित हुई हैं, तो एचसीएफ जो होगा हमारे पास वो 3 ही होगा। अब हम एलसीएम की बात करें इसके, तो एलसीएम हमारे पास जो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि जो हमारे पास एचसीएफ आता है और जो हमारे पास नीचे एचसीएफ आने के बाद जो नीचे संख्याएं बचती हैं एचसीएफ और उन सभी संख्याओं के गुणनफल को ही हम एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास शेष बचा है 4, 5, 7, इनको हम लिख लेंगे गुणा में, और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60,
और 60 की गुणा हम करेंगे 7 से, तो ये होगा 7 छंग 42, 420, क्योंकि हमने 7 की 6 से गुणा करी और ये जीरो ऐसे ही लगा दिया। 7 छंग 42, 420। तो यहाँ पर जो ये तीनों संख्याएं थी, इनका HCF हमको प्राप्त हुआ 3 और LCM प्राप्त हुआ 420। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 17, 23 और 29। इनको भी हम एक साथ लिखेंगे, 17, 23 और 29। अब हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि ये ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये तीनों विभाजित हो रही हो, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट रही हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे ये तीनों कट सकें सिवाय एक के। केवल एक ही ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों कट पाएंगी। तो यहाँ पर 1 से 17 का भाग देंगे तो 17, और यहाँ पर 23 और ये 29। तो 1 से किसी भी संख्या को भाग दो तो वही संख्या आती है। तो यहाँ पर 1 से 17 को भाग दिया 17, 23 को भाग दिया 23 और 29 को भाग दिया 29। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं थी जो इन तीनों को काट सके, और यहाँ पर केवल एक ही ऐसी संख्या है। तो इसलिए जो हमारा HCF होगा वो होगा 1। मासा जो हमारा होगा वो होगा 1। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM क्या होता है, जो हमको HCF प्राप्त हुआ, HCF हमको प्राप्त हुआ 1, और जो हमारे पास शेष संख्याएं बचती हैं नीचे उनका गुणनफल ही हमारा LCM होता है। तो हमारे पास संख्याएं हैं 17 गुणा 23 गुणा 29। अब हम इन सब संख्याओं की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करते हैं। 17 की गुणा पहले 1 से किसी भी संख्या का गुणा करो तो वो ही संख्या हमको जो है प्राप्त होगी। तो 1 को जो है हम काउंट नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम गुणा करते हैं तो 17 या 51 का 1 हासिल लगेगा 5, 17 दूनी 34 और 5 होगा 39, 391 गुणा हमारे पास ये बचा 29। अब हम 29 का गुणा करेंगे 391। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 391 में जब हम 29 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 नम 81 और 9 तिया 27 और 8 35। और अब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नीम 18 और हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब हम इसको ऐड करेंगे 9 3 13 और 7 10 1 11। तो हमारे पास जो LCM प्राप्त हुआ वो हुआ 11,339। तो हमारे पास HCF प्राप्त हुआ 1 और LCM इन तीनों संख्याओं का क्या प्राप्त हुआ 11,339। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। यानी अब हमें 8, 9 और 25 का जो है HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि में जब HCF और LCM निकालते हैं तो हम तीनों संख्याओं को, जितनी भी संख्या हो, 3 ही नहीं, यहाँ पर हमें संख्याओं से नहीं डरना है। चाहे कितनी भी संख्याएं हों हम सबको एक साथ लिखेंगे, और जिस भी संख्या से वो सभी संख्याएं कट रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या हम डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास जब तक कटती रहेंगी तब तक काटते रहेंगे। और जब हमारे पास कोई भी संख्या से जब वो संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी तो हम उन संख्याओं का गुणा कर लेंगे, और HCF जो हमको प्राप्त हुआ ऊपर की जो संख्याएं होंगी उनकी गुणा कर लेंगे तो हमको LCM प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 25, 9 और 8 किस संख्या से जो है डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों संख्याएं जो हैं किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों संख्याएं हैं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काट पाए सिवाय एक के। क्योंकि अगर हम 8 में देखें तो 2 का भाग जा सकता है, 4 का जा सकता है, लेकिन 9 में 2 का और 4 का भाग नहीं जा सकता। उसी प्रकार 25 में भी नहीं जा सकता। यहाँ पर 25 में 5 का जा सकता है, लेकिन 8 और 9 में नहीं जा सकता। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं हैं इनको कोई भी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती है। केवल एक ही ऐसी संख्या जो इनको विभाजित करेगी। तो यहाँ 1 से हम भाग देंगे तो 1 अट्ठे 8 और 1 निम्न 9 और 25 ही कम 25। तो इस प्रकार जो हमारे पास पहली संख्या बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हुई जिससे ये तीनों विभाजित हैं वो है 1, और जो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होती है वही हमारा होती है HCF। तो जो हमारा 8, 9 और 25 का HCF था वो हमको प्राप्त हुआ 1। अब हम LCM निकालेंगे, और LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं HCF को, और जो हमारे पास संख्याएं नीचे शेष बचती हैं उनको हम गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, और हमको जो है LCM प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम इनकी जो है गुणा करते हैं। तो यहाँ से हम 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 गुणा
9 की गुणा 25 से करते हैं, 9 पंजे 45, यहाँ हासिल बचेगा हमारे पास 4 और 9 दूनी 18 और 4 22, 225। अब 225 का गुणा 8 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 पंजे 40 का जीरो हासिल लगेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का जीरो हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 हासिल के तो हमारे पास हो जाएगा 1800। तो यहाँ पर जो ये तीनों संख्याएं थी 8, 9 और 25, उनका HCF आया 1 और LCM हमको प्राप्त हुआ 1800। तो चलिए हमने ये जो तीनों क्वेश्चन थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इनको जो है बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से जो है हल कर लिया है और मुझे आशा है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आए होंगे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, आप इनको नोट कर लीजिए, तब तक मैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लेता हूँ। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी हमें 306 और 657 का जो HCF है वो 9 जो है दिया गया है। तो हमको LCM निकालना है 306 और 657 का, यानी हमारे पास दो संख्याएं हैं 306 और 657, उनका हमको HCF दिया है 9 और LCM जो है हमको उनका ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है। दिया है HCF 306 57 बराबर 9 और हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है LCM 306 और 657, यानी LCM 306 और 57 का जो LCM होता है उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हमने अभी एक फॉर्मूला, एक सूत्र आपको बताया था कि जो दोनों संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल हमेशा LCM और HCF के बराबर होता है, ये हमने अभी सिद्ध भी किया था। तो उसी फॉर्मूले की सहायता से अब हम ये जो LCM 306 और 57 का है हम निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूले को। जो हमारे पास सूत्र होता है, सूत्र है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो चलिए जो हमको दिया हुआ है लिख देते हैं। दोनों संख्याएं, हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। तो 306 इंटू 657, इनका हम करेंगे गुणनफल, गुणा के रूप में लिखेंगे। LCM हमारे पास जो है निकालना है, हमको LCM निकालना है 306 और 57 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LCM ऐसे ही इंटू HCF हमारे पास दे रखा है 9, 306 और 657 का HCF कितना दे रखा है 9। अब हम ये जो 9 है LCM का मान हमको निकालना है और ये जो 9 है ये इधर जाएगा इसके बटे में, क्योंकि गुणा की जो संख्या होती है जब हम उसको बराबर के इधर लेके जाते हैं तो वो हमेशा भाग में ही जाती है, यानी बटे में ही जाती है। तो अब हम लिखेंगे LCM बराबर, क्योंकि अब हमारे पास जो है यहाँ पर केवल LCM बचेगा और 9 जो है इसके बटे में जाएगा तो उधर बचेगा LCM, और बराबर में हम उधर लिखें या इधर लिखें बात एक ही है। तो हमने जो है ये जो LCM बचेगा इसको बराबर में उधर बचता है, ये हमने इसको लिख लिया है, क्योंकि बराबर में अगर हम 1 लिखें बराबर 2 के तो दोनों संख्याएं बराबर हैं, या फिर हम लिखें 2 बराबर 1 है तो दोनों ही बराबर। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी हम LCM इधर लिखें या उधर, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर ही आने वाली हैं, तो इसलिए हमने LCM को इधर लिख लिया है 306 ऐसे ही, इंटू 657 भी हमारे पास ऐसे ही, और डिवाइड ये 9 आ जाएगा इसके बटे में 9। अब हम 9 का जो है भाग देंगे इस 306 में, तो ये जाएगा LCM बराबर 9, 9 तिया 27, यहाँ से 30 था 3 बचेगा 36 हो जाएगा। 9 का भाग देंगे 36 में तो 9 चौक 36, 34 इंटू 657। अब 34 का जब हम 657 में गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 657 की गुणा हम 34 से करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, 20 और 2 हासिल का हमारे पास तो 22 हासिल लगेगा 2, 4 छंग 24 और 2 26। अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17 और 3 छंग 18 और 1 हासिल 19, इनको ऐड करेंगे 8, 3, 3 और 2 और 2, यानी 22,338 जो है हमको LCM प्राप्त हो जाएगा 306 और 657 का, 22,338। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हमने नोट कर लिया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। यानी हमारे पास जो संख्या दे रखी है 6 की घात n, और n जो है जहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या है, तो इसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या है 6 की घात n, वो उसका जो अंतिम डिजिट है वो 0 है, या फिर कह सकते हैं कि ये अंक 0 पर समाप्त होती है, ऐसा हमको दर्शाना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमको दिया है, संख्या दे रखी है हमको 6 की घात n, और जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक या प्राकृत बात एक ही है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो चलिए मैंने आपको जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में नहीं बताया है, मैं आपको यहाँ पर ही जो है प्राकृतिक संख्या के बारे में बता देता हूँ। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, उनको हम 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, 3, 1 2 3 4 5, और ये जो है ऐसे ही आगे को चलती रहती हैं। इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहती है, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो कि हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुई हों। और हमारे पास दूसरा होता है जेड से प्रदर्शित करते हैं हम इसको पूर्णांक। दूसरा क्या होता है, पूर्णांक। और पूर्णांक ये प्राकृतिक संख्या है, और पूर्णांक को हम जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से जो है ये इस प्रकार आगे को इनफाइनाइटी तक यानी अनंत तक जो है ये चलती रहती है, इनका क्रम जारी रहता है, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक और पूर्णांक है, इनमें केवल इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर केवल 0 नहीं है और यहाँ पर जो 0 जुड़ जाता है। तो 0 जो है मानव का खोजा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये जो 0 ऐड करने से ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, और यहाँ पर 0 नहीं है तो यहाँ पर 0 की कमी है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और यहाँ 0 जो है प्राप्त हो गया तब जाकर ये संख्याएं पूरी हुई, और इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। चलिए, तो यहाँ पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो n का जो मान होगा वो 1 हो सकता है, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है, और हमने अभी देखा कि n जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार जो है कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर n के सभी मानों को जो है एक एक करके रख कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे n बराबर 1। n बराबर 1 रखने पर जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास जो संख्या थी वो हो जाएगी 6 की घात n बराबर 6 की घात n का मान रखेंगे 1, तो 6 की घात 1, और 6 की घात 1 का जो मान होगा वो होगा 6। तो हमने यहाँ पर देखा ये जो 6 है ये 0 पर समाप्त नहीं होता है। अब हम n का मान रखते हैं 2। अब हम रखते हैं n बराबर 2 रखने पर जब हम n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये संख्या है 6 की घात n, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 की घात n का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36। यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर भी ये जो 36 है ये भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम एक और n का मान रख के देखते हैं, 3, n बराबर 3 रखने पर n बराबर जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 की घात n बराबर 6 की घात 3, और 6 का घन जो होता है वो होता है 216। यहाँ पर भी जो संख्या है ये 6n, ये 216 जो है ये भी 0 पर समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार चलिए अब हम एक और मान रख लेते हैं 5, n बराबर रख के देखते हैं हम 5। आप 4 रखेंगे तब भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, हम 5 रख के देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 की घात n बराबर 6 की घात 5 बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पर 6 छंग 36, और ये 6 का घन हो जाएगा 216 इंटू 6 छंग 36। अब हम 36 की गुणा अगर हम देखें तो 6 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो 6 छंग 36। यहाँ पर अंतिम जो डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा वो हमको 6 प्राप्त होगा गुणा करेंगे तो, और हमें अंतिम अंक ही तो देखना है कि ये 0 पर समाप्त होता है या नहीं। तो अतः यहाँ पर जो ये संख्या का गुणनफल है इनकी गुणा करेंगे तो भी जो संख्या हमको प्राप्त होगी यहाँ वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 6 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो 6 की घात n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही शानदार तरीके से जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन के
बारे में। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक वृत्ताकार जो है मैदान है खेल का, और उस पर एक वृत्ताकार पथ है या रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, और वो जो है इस मैदान का एक चक्कर जो है 18 मिनट में लगा रही है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि एक लड़का है जो कि इस मैदान का एक चक्कर 12 मिनट में लगा रहा है। तो रवि लड़का है तो वो समय कम लेगा और तेज़ दौड़ेगा, तो इसलिए रवि का जो समय है वो 12 मिनट है, कम है। और जो लड़की है सोनिया वो 18 मिनट में इस मैदान का एक चक्कर लगा रही है। तो मान लीजिए वे एक ही समय व एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके, जो ये दोनों लड़के और जो लड़का और लड़की है, ये दोनों एक ही समय पर और एक ही स्थान से जो है और एक ही दिशा में चलते हैं। तो हमें बताना है कि ये कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से जो है समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये एक वृत्ताकार पथ है या मैदान है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो है ये हमारे पास जो लड़के हैं, एक लड़का है रवि और सोनिया, लड़की है सोनिया। तो यहाँ पर सोनिया और रवि जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। एस का मतलब सोनिया और आर रवि। तो यहाँ से जो है ये एक साथ जो है दोनों इस प्रकार जो है इस डायरेक्शन में जो है चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से जो दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर सोनिया कम स्पीड से दौड़ेगी क्योंकि ये ज़्यादा समय ले रही है, और रवि जो है तेज़ स्पीड से दौड़ेगा जो कि अधिक कम समय ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये दौड़ेंगे तो एक आगे और एक पीछे रहेगा। अब कहने का मतलब है ये इस प्रकार घूमते रहेंगे तो ये ऐसा कितना टाइम होगा, यानी ऐसा कौन सा समय होगा जब ये दोनों आकर जो है यहाँ पर पुनः मिलेंगे, क्योंकि सोनिया हल्के दौड़ रही है तो वो पीछे रहेगी, और यहाँ तक का जो एक चक्कर है वो रवि पहले पूरा कर लेगा और सोनिया बाद में। तो इसलिए हमें इस पॉइंट पर दोनों को एक साथ मिलने के लिए क्या करना होगा, यानी यहाँ पर जो 18 मिनट और जो हमारे पास 12 मिनट हैं इनका हमको निकालना होगा एलसीएम। क्योंकि जब भी हमें निम्नतम चीज़ या फिर मिनिमम दूरी या फिर समय या जो भी निकालना हो तो उसके लिए हमको निकालना पड़ता है तो यहाँ पर जो सोनिया और रवि हैं ये दोनों को एक स्थान पर यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर पुनः मिलने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का 18 और 12 का निकालना होगा एलसीएम। तो चलिए हम निकालते हैं 18 और 12 के एलसीएम को। हमारे पास जो सोनिया थी वो एक चक्कर लगा रही थी, समय हमको दिया था 18 मिनट, यानी 18 मिनट सोनिया द्वारा जो लिया गया समय 18 मिनट, और जो हमारे पास रवि था, रवि कितना समय ले रहा था, वो ले रहा था 12 मिनट। तो हमें इन दोनों का जो है निकालना है एलसीएम। तो 18 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 18 और 12, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि ही हम यहाँ पर जो है अपना लेते हैं। तो चलिए हम एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो हम दोनों संख्याओं को लिखेंगे एक साथ 18 × 12। अब हम यहाँ पर जिस भी संख्या से ये कट रहे होंगे इनको काटेंगे, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 6, जिससे ये भाग हो रहे हैं। 6 × 18 और 6 दूनी 12। अब हमारे पास ये जो 3 और 2 हैं ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम जो शेष बचा है और जो हमारे पास एचसीएफ आया है उसका गुणा करेंगे और हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम जो प्राप्त होगा वो होगा 6 × 3 × 2, 6 × 18 दूनी 36। तो ये जो हमारे पास आया एलसीएम वो आया 36 मिनट। तो अतः अब से 36 मिनट बाद जब से ये दौड़ना प्रारंभ करेंगे तब से 36 मिनट बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये जो है आप लिख लेंगे इसको। तो हम कह सकते हैं कि जो रवि और सोनिया हैं वो 36 मिनट बाद पुनः इसी बिंदु पर आकर मिल जाएंगे।
तो चलिए, हमने जो एक्सरसाइज 1.2 थी उसको बहुत ही शानदार और सरल तरीके से जो है हल किया है। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों को। तो आपको यदि किसी भी चैप्टर या किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी डाउट से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप जो है हमको हमारे टेलीग्राम चैनल MR शिक्षा पॉइंट पर जो है फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल है MR शिक्षा पॉइंट, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम पर जो है एक चैनल है MR शिक्षा पॉइंट। इस पर जो है आप हमको फॉलो कर सकते हैं और आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ही जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी PDFs। तो PDFs प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी जो है हमारा MR शिक्षा पॉइंट नाम से जो है एक अकाउंट बना हुआ है, जिस पर आपको शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट ट्रिक्स और अन्य जो स्टडी मटेरियल होते हैं उनसे आपको अपडेट रखा जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।